स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जो कि था ऐसे थे वे। तो इस ये जो संस्मरण है, इसकी जो लेखिका हैं वो कवियत्री हैं श्रीमती जो है महादेवी वर्मा जी। और इन्होंने इसमें प्रथम जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण और अनछुए पहलुओं पर, घटनाओं पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस सदी के दूसरे दशक की बात है। मैं अपनी बहन के साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास में आ गई थी। तत्कालीन आचार्य कुमारी तुलास्कार ही हमारी स्थानीय अभिभाविका थी। वे स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से जुड़ी थी और विशेष अवसरों पर आनंद भवन की भी जाती थी। मैंने उनके साथ जाने का हट किया, किंतु वे मुझे तभी साथ ले जाने के लिए तैयार हुई जब पिताजी की अनुमति मिल गई। ठीक है, तो एक लड़की की बात है, मतलब वो बहन के साथ जो है गर्ल्स कॉलेज में गई हुई थी छात्रावास में, और वहाँ पर जो आचार्या थी वही उनकी अभिभावक थी, और वो स्वतंत्रता संग्राम की जो गतिविधियाँ थी उसके अवसर पर आनंद भवन जाती रहती। तो वो जो थी बच्ची, उसने भी जाने की हट की, लेकिन उन्होंने तभी तैयार हुई वो जाने के लिए जब पिताजी की अनुमति मिल गई, जब उनके पिताजी ने उन्हें अनुमति दे दी। मैं पहले पहल आनंद भवन कब गई है तो मुझे याद नहीं, किंतु वहाँ की अनेक घटनाएं मेरी स्मृति में अंकित है। उन्हीं में भाई जवाहरलाल के प्रथम दर्शन भी हैं। तो ये जो कवित्री है ये कहती है कि वो आनंद भवन कब गई थी ये उन्हें याद नहीं है, लेकिन वहाँ की जो घटनाएं घटी थी वो उन्हें काफ़ी कुछ घटनाएं याद हैं, और उन्हीं में वो कहती हैं कि उनके जो भाई हैं जवाहरलाल जी, उनके भी दर्शन। तो एक दिन जैसे ही मैं क्लास से बाहर आई, आचार्य जी को तांगे में बैठने के लिए तैयार पाया। तब छात्रावास जाकर पुस्तकें रखने और कपड़े बदलने का समय नहीं था, अतः उनके साथ आनंद भवन जाने की उत्सुकता मैं बस्ता लिए स्कूल के कपड़ों में ही तांगे में बैठी जा रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो कवित्री हैं वो क्लास से बाहर आई और उन्होंने आचार्य जी को तांगे में बैठकर देखा कि वो जा रही है आनंद भवन। तो वो इतनी उत्सुक हो गई कि बैग वैग कुछ नहीं रखना, मैं भी चलूंगी आपके साथ। वहाँ कई लोग थे। आचार्य जी उन बड़े आदमियों से क्या क्या बातें करती थी या तो ज्ञात नहीं, क्योंकि उस समय में वार्ता से अधिक वहाँ के दृश्य की ओर आकर्षित थी। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे और आचार्य जी बातें करती थी, वो बातें उन्हें समझ नहीं आती थी, वो इधर उधर देखती थी जैसे बच्चे देखते हैं ना इधर उधर। उस दिन लौटते समय न जाने किस जल्दबाजी में बस्ता वहीं छोड़कर बाहर आ गई, तो वो बस्ता अपना वहीं भूल आई। बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंचते ही पीछे से सुनाई दिया, ये किताबें तुम्हारी हैं। मुड़कर देखते ही मैंने जहां तहां खड़ी रह गई। बरामदे में खड़े भाई जवाहरलाल मेरे बस्ते को झुला रहे थे। उन्हें पीछे से आवाज़ आई कि ये पुस्तक तुम्हारी है, तो वो जो है पका गई, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत शॉक्ड रह गई। जवाहरलाल जी जो थे उनके बस्ते को घुमा रहे थे। मंझला कद, गोरा रंग, स्वच्छ खादी के परिधान में दुबली पतली पर सशक्त काया, चौड़ा उज्ज्वल माथा, लंबा सा चेहरा, सीधी नाक, हंसी से भरे होठों में चमकते दांतों की पंक्ति, काली पुतलियों से युक्त आंखें, न बड़ी न छोटी, किंतु उनकी दृष्टि में एक विशेषता थी। सामने खड़े व्यक्ति को ऐसा लगता था मानो वे आंखें उसके पार कुछ देख रही। तो ये उन्होंने जो जवाहरलाल जी थे उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, वो किस तरीके से दिखते थे। बस्ते का स्वामित्व मैंने सिर हिलाकर स्वीकार किया और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ये बस्ता मेरा ही है, और हाथ बढ़ाया लेने के लिए। उन्होंने सावधानी से बस्ता मुझे थमाते हुए भ्रुकुटियों पर बल देते हुए कहा, क्या बात है, किताबें फेंकती पढ़ती क्या खाक होगी। तो उन्होंने बड़ा वो टॉन्ट मारते हुए कहते हैं ना, ऐसे करके बोला कि क्या बात है, किताबें तो इधर उधर फेंकती हो, पढ़ती क्या खाक होगी तुम। भाई जवाहरलाल जी के मुख से क्या बात है मैंने अनेक बार अनेक अवसरों पर सुना है, और हर बार उस वाक्य पर हंसी ही आई है। मोटर दुर्घटना में मेरे पैरों की हड्डी टूट जाने पर भी उन्होंने कहा था, क्या बात है, तुमने पैर ही तोड़वा लिया। मेरे कई महीनों बीमार रहने पर भी टिप्पणी की थी, क्या बात है,
तुम अक्सर बीमार हो जाती हो। पर पहली भेंट के दिन उनकी डांट में बड़े ही छोटे के प्रति जो आत्मीयता थी, उसने मुझे रुला। 7वीं क्लास के बच्चे में जितना कम ज्ञान होता है, उतनी ही भावुकता भी अधिक होती। किसी छोटी लड़की को रुला दिया है, यह विचार ही उनके पश्चाताप के लिए पर्याप्त था। अतः मेरे कंधे थपथपाते हुए और किताबें सावधानी से रखने का उपदेश देते हुए मुझे तांगे तक पहुंचाने आए। तो फिर क्या हुआ कि वो रो गई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो बुरा लगा जवाहरलाल जी को, और उन्होंने कंधे पर थपथपाते हुए आराम से किताबें देते हुए तांगे तक वो छूने आ गए। मैंने उन्हें अनेक बार देखा, मालाओं से लदे भाषण देते हुए, जेल जाते, घर में बड़ी मधुर आत्मीयता से कमला भाभी से बातें करते, छोटी सी इंदिरा जी पर प्यार से हाथ फेरते, संपूर्ण आत्म समर्पण के साथ बापू के चरणों में बैठते। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनापति के रूप में भी उनका संपर्क सुलभ रहा, और प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रथम कुलपति के रूप में भी किसी भी स्थिति में उनके मानवीय रूप में कोई अंतर नहीं मिला। अत्यधिक शासकीय व्यवस्था में भी उनका स्नेह भरा मानवीय रूप अक्षुण्ण ही रहा। उनके प्रधानमंत्री होने के बाद मुझे एक विशेष काम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। मैंने सोचा कि जवाहर भाई से भी मिल लूं। तो फिर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो इन्हें दिल्ली जाना पड़ा, और इन्होंने सोचा कि मैं एक बार भाई से प्रधानमंत्री से मिलने का समय निश्चित करने का अवकाश नहीं था। अतः ऐसे ही प्रभात बेला में उनके विशाल भवन पर उपस्थित हुई। उनके निजी सचिव ने कहा, समय पूर्व निश्चित किए बिना भेंट होना संभव नहीं। यहाँ तो लोग 10-10 दिन प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं। सुनते ही मेरा मन विद्रोह कर उठा। मैंने कहा, वह प्रधानमंत्री की व्यस्तता का प्रमाण हो सकता है, परंतु जो 10-10 दिन पड़े रहते हैं, उनके निठल्लेपन का तो निश्चित प्रमाण ही है। आप जाकर उन्हें सूचना देने का कष्ट करें कि प्रयाग से महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है। उनसे मिलने की प्रतीक्षा में जीवन के 10 दिन खोने की स्थिति में मैं नहीं। उन्हें बड़ा गुस्सा आया ये सुन, लोग 10-10 दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वो बोले, ठीक है, प्रधानमंत्री की व्यस्तता होती है, लेकिन उन लोगों की भी क्या बात है जो 10-10 दिन से पड़े हुए हैं, इतने निठल्ले हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरा मैसेज पहुंचा दीजिए कि प्रयागराज से जो है महादेवी आई हैं और उन्हें आज ही जाना है, और उनके पास 10 दिन रुकने का टाइम नहीं। मेरा संदेश किस रूप में पहुंचा यह पता नहीं। तो जल्दी ही भाई जवाहरलाल तेजी के साथ जीने से उतरते दिखाई दिए और मेरा हाथ पकड़कर एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर की मंजिल में ले आए। तो जवाहरलाल जी जो है मैसेज सुनकर नीचे आए और उन्हें ऊपर ले गए। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आती है। तो वो कहते हैं, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए कॉफ़ी आ रही है। इलाहाबाद के हाल चाल बताओ। वे इस प्रकार बातें करते गए कि मुझे ना रूठने की याद रही, ना शिकायत करने की। कार्य में व्यस्त रहने पर भी दूसरों के विश्वास और सुविधा की चिंता करना वे शायद ही भूलते हैं। तो उन्हें जितना भी गुस्सा था, वो उस गुस्से को भूल गई, क्योंकि वो इतना केयर कर रहे थे कि आप कॉफ़ी लो, ये बताओ, बातें कर रहे थे कि वो भूल गई। मेरी स्मृति में एक घटना प्रत्यक्ष हो जाती है। एक बार जब दद्दा, मैथिली शरण और मैं उनसे मिलने गए, तब उन्होंने सहज आत्मीयता से मुझे रात में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दे डाला। दद्दा विनोदी भाव से बोल उठे, अवश्य पंडित जी, महादेवी की इस बार शुद्धि कर डालिए। हम तो किसी प्रकार बच ही गए हैं या ना बच पाए। तो उन्होंने मैथिली शरण जी और महादेवी जी को डिनर पर बुला दिया। मतलब जवाहरलाल जी ने महादेवी वर्मा को इनवाइट किया कि आप डिनर पर आइए। तो जो दद्दा थे उन्होंने बोला कि इनकी शुद्धि कर डालिए, हम तो किसी प्रकार बच गए, ये ना बच पाए। तब उन्हें स्मरण आया कि मैं तो दद्दा के समान शाकाहारी हूँ। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब तक घास पात ही खाती हो? तो महादेवी वर्मा को याद आया कि मैं तो शाकाहारी हूँ, और उन्होंने पूछा कि तुम अभी तक घास पास ही खाती हो? प्रश्न के उत्तर में दद्दा ने सविनोद कहा, आप सबने हमारे लिए और छोड़ा भी क्या है? इस विनोद के बीच भी वे इंदिरा जी को बुलाकर अलग से शुद्ध शाकाहारी भोजन बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश देना नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाने के टाइम इंदिरा जी को बुलाकर लाए और उनसे बोला कि
तुम जो है शाकाहारी खाना बनाओ, ये लो शाकाहारी। तो रात में देखा कांटे, छुरी तथा मांस के अनेक खाद्य पदार्थों से सजी लंबी मेज के एक और मेरे लिए कड़ी, चावल, साग, दही आदि के कटोरे कटोरियों से भरी चमचमाती थाली रखी। यानी कि उस टेबल पे नॉन वेज के साथ साथ जो है वेजिटेरियन खाना भी रखा हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार मेरी इच्छा का ध्यान रखा, उसी प्रकार से मेज आचार की ओर भी सतर्क थे। उन्होंने हंसते हुए मेरी थाली अपने पास रखवाई और अत्यंत आत्मीयता से मुझसे कहा, जो तुम नहीं खाती हो उसे दूसरों को खाते देख नाक भौं मत चढ़ाना। अच्छा, तो ये मैनर्स होते हैं, टेबल मैनर्स, कि अगर आप खाना जो नहीं खाते हो, अगर कोई सामने वाला खा रहा है तो एक्सप्रेशन नहीं लाने चाहिए, है ना, गंदे एक्सप्रेशन नहीं लाने चाहिए कि हम नहीं खाते, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आम काटने की कला में उन्हें विशेष प्रवीणता प्राप्त थी, जिसका प्रदर्शन कर वे अतिथियों को विस्मित कर देते थे। चाकू से कलमी आम को एक ओर से चीरकर बड़ी सफाई से उसकी गुठली बाहर निकाल देते थे और आम साबुत सा ही दिखाई देता था। व्यक्तिगत संबंधों की स्वीकृति और निर्वाह में उनके साथ तुलना में ठहरने वाले व्यक्ति बहुत कम। तो ये जो घटना है, ये महादेवी वर्मा जी और जवाहरलाल जी के जीवन से जुड़ी एक दो घटनाएं हैं, जिससे जवाहरलाल जी का जो व्यक्तित्व है वो देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।